पाकिस्तान मौजूद वक्त में दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर जोन बन गया। पाकिस्तान के एटमी अड्डे की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं बची। पाकिस्तान के एटम बम पर कई आतंकी संगठनों की नजर बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। धरती के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर जोन। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 ईरान, नंबर 3 उत्तर कोरिया, नंबर 4 रूस, नंबर 5 फ्रांस। पाकिस्तान धरती पर सबसे खतरनाक परमाणु जोन है। पाकिस्तान के एटम बम पर कभी भी ढाका पड़ सकता है। पाकिस्तान से एटम बम छीन लेने की मांग हो रही है। पाकिस्तान के परमाणु बम से दुनिया को कौन बचाएगा? ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के इतने चेहरे बेनकाब किए हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। पाकिस्तान इतने तरह से तबाह हुआ है कि उसे कई साल उबरने में लगेंगे। 3 दिन के युद्ध में पाकिस्तान की सेना की हार हुई। पाकिस्तानी हथियारों की पोल खुली, पाकिस्तानी जनरलों की हेकड़ी निकली, पाकिस्तान सैन्य ठिकाने तबाह हुए और पाकिस्तान के एटमी खतरे को दुनिया ने जान लिया। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद किराना हिल्स में न्यूक्लियर रेडिएशन का मनगढ़ंत ड्रामा रचा। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में किराना हिल्स पर बने खुशब परमाणु परिसर में प्लूटोनियम के रिसाव का ढोंग किया गया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने सभी अटकलों को खारिज करने के लिए बयान जारी किया। IAEA ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के किसी भी परमाणु ठिकाने से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। भारतीय सेना ने इन अटकलों को उसी दिन खारिज कर दिया था जब किराना हिल्स पर हमले को लेकर पाकिस्तान ने हवा बनानी शुरू की थी। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay, and we've not hit Kirana Hills. Whatever is there. Okay, I did not brief in my briefing yesterday. भारत ने पाकिस्तान को जहां जहां घुसकर मारा उसके सबूत पूरी दुनिया को दिखाए, लेकिन पाकिस्तानी जनरलों के शैतानी दिमाग से निकले फितूर ने सबसे बड़ी बात उजागर कर दी, बात एटमी खतरे की। पाकिस्तान जैसे नेशन के पास न्यूक्लियर हथियार रहने चाहिए या नहीं? पाकिस्तान के एटम बम को किस तरह खत्म किया जा सकता है? तो पहले पाकिस्तान की एटमी पावर खत्म क्यों करना जरूरी है, इसे समझिए। जनवरी महीने की बात है, पाकिस्तान में एक बड़ा किडनैपिंग कांड हुआ। पाकिस्तान के तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान के 16 वैज्ञानिकों का अपहरण किया। किडनैप किए वैज्ञानिकों का वीडियो रिलीज कर टीटीपी लड़ाकों ने जनरल मुनीर को घुटने पर ला दिया। टीटीपी फाइटर्स ने पाकिस्तान की सुरंग से यूरेनियम लूट का दावा तक किया था। पाकिस्तान के तालिबान ने परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण पाकिस्तानी सेना के अफगानिस्तान में हमले के जवाब में किया। टीटीपी ने लकी मरवत में काम कर रहे काबुल खेल एटॉमिक एनर्जी खनन के 18 लोगों की किडनैप कर सौदेबाजी की, जिनका आज तक पता ठिकाना किसी को नहीं लगा। तालिबान की तरह ही लश्कर और जैश के खूंखार लड़ाके भी एटमी हथियारों पर डाका डाल सकते हैं। ये खतरा खुद अमेरिका भी जता चुका है।
अमेरिका ने पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज एटमी मिसाइल को भी अपने देश के लिए विनाशकारी माना है। Developed increasingly sophisticated missile technology, from long-range ballistic missile systems to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If these trend lines continue, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States. सुपर पावर अमेरिका ने पाकिस्तान से एटम बम छीनने का प्लान भी बना रखा है। इस प्लान को अमेरिकी खुफिया और सैन्य जानकारों ने न्यूक्लियर स्नैच ऑपरेशन और रेंडर सेफ मिशन का नाम दे रखा है। 2010 में द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने एक विशेष यूनिट बनाई है जिसे एटमी हथियारों को जब्त करने और निष्क्रिय करना मिशन दिया गया। 2011 में ओसामा बिन लादेन के एबटाबाद में मारे जाने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की पहचान की थी। 2011 में एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया, अमेरिका के पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए गुप्त योजनाएं हैं, जिनमें जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड शामिल है। वक्त की दरकार है कि पाकिस्तान जैसे देश से फौरन एटम बम छीन लिए जाए। इंसानियत की खातिर ये एक्शन जितना जल्द हो सके महाशक्तियां लें। अगर इस मिशन में ज्यादा देर हुई तो पाकिस्तान के सरफराज जनरल खुद ही एटम बम का सौदा आतंकी आकाओं से कर सकते हैं, जिन जनरलों ने मौत के डर से अपने सैन्य मुख्यालय को बदलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से हटाया जा सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर, जिसे CHQ कहा जाता है, उसे अब राजधानी इस्लामाबाद से ट्रांसफर किया जा सकता है। पाक सेना का मुख्यालय फिलहाल रावलपिंडी के चकलाला में है और यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर नूर खान एयरबेस है, जहाँ भारत ने खतरनाक मिसाइल हमला किया था। जनरल मुनीर अपने अड्डे बदल रहे हैं, जनरल मुनीर अपने नए दांव चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये स्वयंभू फौजी तानाशाह अपनी ही चाल में बुरी तरह फंस गया है। पाकिस्तान में जनरल मुनीर के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। पाकिस्तान मिलिट्री के जनरल मुनीर से खफा है, जिससे आने वाले दिन में पड़ोसी मुल्क में भीषण खून खराबे का दौर शुरू होने की भविष्यवाणी कट्टर मौलाना करने लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी को छिपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो इस नुकसान को दुनिया के सामने आने से रोक नहीं पाया। अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। सुनिए जरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के पीएम से लेकर सेना प्रमुख सभी ने झूठ की चादर ओढ़ ली थी, लेकिन अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के प्रचंड प्रहार की बात कबूल की है। शहबाज शरीफ के मुताबिक जिस समय ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उस रात करीब 2:30 बजे उन्हें जनरल असीम मुनीर ने फोन कर नूर खान एयरबेस समेत कई अहम ठिकानों पर भारत के मिसाइल स्ट्राइक की जानकारी दी। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। दरअसल 9 से 10 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के एयर डिफेंस को टारगेट करके 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गई। इस हमले में पाकिस्तान के 13 में से 11 प्रमुख एयरबेस तबाह हो गए। पाकिस्तान की यही बर्बादी पहले भारतीय सेना ने पूरी दुनिया को बताई, अब खुद पाकिस्तान के पीएम ने इसे कबूल किया है। अब पाकिस्तान की सियासत और सेना दोनों ने अब तक भारत के हमले से हुए नुकसान को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब खुद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसका सबूत दुनिया के सामने रख दिया है। 12 से 14 मई के बीच पाकिस्तान की एजेंसियों ने एयरबेस रिपेयर के लिए टेंडर जारी किए हैं। 12 मई 2025 रावलपिंडी एयरबेस के लिए टेंडर निकाला गया। 13 मई 2025 रिसलपुर और कल्लर कहर एयरबेस के लिए टेंडर निकाला गया। 14 मई 2025 को दोबारा रावलपिंडी एयरबेस के लिए टेंडर निकाला गया।
ये टेंडर सिर्फ मेंटेनेंस नहीं बल्कि रिपेयरिंग के लिए निकाले गए हैं, यानी नुकसान बेहद बड़ा है। बात यह है कि आमतौर पर युद्ध जैसे हालात में कोई भी देश मेंटेनेंस टेंडर नहीं निकालता, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी ने उसकी सच्चाई सामने ला दी। उधर पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि जिस पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से हमले हो रहे थे, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ स्विमिंग कर रहे थे। शहबाज शरीफ ने सीज फायर की बात करते हुए कहा कि जब सीज फायर के लिए आर्मी चीफ असीम मुनीर ने फोन किया तब वो तैराकी कर रहे हैं, यानी जब पाकिस्तान जल रहा था, उस पर ऑपरेशन सिंदूर से प्रहार किया जा रहा था, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी आरामगाह में आराम फरमा रहे थे। यहाँ रोमन सम्राट पर मशहूर कहावत सटीक बैठती है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो सुख और चैन की बांसुरी बजा रहे थे। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। वहीं भारत की स्ट्राइक से घबराया पाकिस्तान इस बात को भी कबूल कर रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की दखल के चलते एक बड़ी तबाही होने से बच गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनकी दखलंदाजी ने दक्षिण एशिया में एक बड़ी जंग को टाल दिया, नहीं तो एक बड़ी तबाही मच सकती थी। But above all, I would like to mention and thank President Trump for his very brave leadership and his vision that peace must be restored in South Asia sooner rather than later, and as a result, his path-breaking and strategic leadership, I think, did the trick and averted a very lethal looming war in this part of the world. And if, God forbid, if we had reached that flashing point in a region where 1.6 billion people live, and if, God forbid, if there had been a nuclear tussle, then just imagine who would have lived to tell what happened. भारत के हमले में पाकिस्तान में जो तबाही मची वो अब किसी से छिपी नहीं है, और अब तो वहाँ के सियासतदान भी इस बात को कबूल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों पर करारा प्रहार किया। डिफेंस सोर्स के हवाले से पता चला कि भारत ने पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन को एयर डिफेंस गन और मिसाइल सिस्टम से ढेर कर दिया। देखिए रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट आकाश तीर की चर्चा भी तेज हो गई है, क्योंकि सेना के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों के दौरान प्रोजेक्ट आकाश तीर गेम चेंजर साबित हुआ। सेना के मुताबिक प्रोजेक्ट आकाश तीर के जरिए ही भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। प्रोजेक्ट आकाश तीर कोई हथियार नहीं है, बल्कि एक वॉर सिस्टम है जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। यानी साहस के साथ तकनीक का सहारा लेकर भारत की फौज ने दुश्मन को मिट्टी में मिला दिया। भारत की रक्षा के लिए बनाए गए इस वॉर सिस्टम को सेना के लिए हथियार बनाने वाले संगठन DRDO, भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO और सेना के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया था, जिसका मकसद दुश्मन की हर हरकत को लाइव ट्रैक करना है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रक्षा मंत्रालय के इस वॉर सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर ने सटीक काम किया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की एयरबेस हो या फिर आतंकी संगठन, सभी जगहों पर सटीक हमला करने में मदद मिली। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रक्षा मंत्रालय की इस वॉर सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर ने सटीक काम किया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की एयरबेस हो या आतंकी ठिकाने, सभी जगहों पर सटीक हमला करने में मदद मिली। और इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट आकाश तीर के जरिए बनाए गए वॉर सिस्टम की मदद से भारतीय सेना ने दुश्मन की मिसाइलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की और उन्हें आसमान में ही राख कर दिया।
सेना के सूत्रों के मुताबिक दुश्मनों से निपटने के लिए 1 साल पहले ही आकाश तीर प्रोजेक्ट के तहत तीनों सेनाओं के लिए एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बना दिए गए थे। सबसे अहम बात यह है कि ये वॉर सिस्टम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है, मतलब खुद ही डेटा को रिकवर करता है और उसका अध्ययन करके पलक झपकते ही अलर्ट जारी कर देता है। इसलिए भारत के प्रोजेक्ट आकाश तीर को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गेम चेंजर माना जा रहा है। भारत की थल सेना, वायुसेना और नेवी ने आपस में मिलकर काम किया और दुश्मन पर ऐसा हमला किया कि उसकी कमर ही टूट गई। सेना के सूत्रों के मुताबिक जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया तो रेडार सिस्टम से मिले सिग्नल और डेटा की मदद से भारतीय थल सेना और वायु सेना के साथ एक्शन लिया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को चीन और तुर्की से भीख में मिली मिसाइलें भारतीय हमलों में कबाड़ बन गई। क्योंकि टारगेट की सटीक जानकारी मिलते ही भारत की मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट गन उस पर टूट पड़ी। सेना के मुताबिक प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत बनाए गए तीनों सेनाओं के वॉर सिस्टम ने कुछ इस तरह से काम किया। जमीन पर थल सेना और वायु सेना के रेडार को इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जोड़ दिया गया था। रेडार को जानकारियां सैटेलाइट और एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से मिली और जैसे ही दुश्मन की मिसाइलें और ड्रोन का पता लगा, कमांड सेंटर ने एक अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद वायु सेना के लड़ाकू विमान और थल सेना के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और उन्होंने हमला बोल दिया। सेना के मुताबिक प्रोजेक्ट आकाश तीर की वजह से दुश्मन पर हमले और उसके हमले को नाकाम करने का रिएक्शन टाइमिंग काफी कम हो गया। सबसे अहम बात यह है कि वॉर सिस्टम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है, मतलब खुद ही डेटा को रिकवर करता है और उसका अध्ययन करके पलक झपकते ही अलर्ट जारी कर देता है। इसलिए भारत के प्रोजेक्ट आकाश तीर को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गेम चेंजर माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान से हमदर्दी दिखाने पर पूरा देश तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ हो गया। भारत का व्यापारिक समुदाय तुर्की और अजरबैजान के साथ हर तरह के व्यापार और व्यावसायिक रिश्तों का बहिष्कार करेगा। इसमें इसमें यात्रा और पर्यटन भी शामिल है। राजस्थान के व्यापारियों ने भी तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। पाकिस्तान से यारी तुर्की पर पड़ी भारी। दिल्ली से जयपुर व्यापारियों की हुंकार। दुश्मन से दोस्ती, नहीं चाहिए व्यापार। भारत के व्यापारियों ने तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश भर में तुर्की सामान के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। तुर्की की पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती अब उसे भारत में भारी पड़ रही है। देश भर के व्यापारियों ने साफ कर दिया है, जो आतंक के यार से रिश्ता निभाएगा उससे भारत में कोई व्यापार नहीं होगा। तुर्की का व्यापार अब भारत में संकट में है और इसकी वजह है उसका पाकिस्तानी प्रेम। तुर्की की पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियों ने भारत के व्यापारियों को नाराज कर दिया है। अब तुर्की के कारोबार पर सीधा वार हो रहा है। खास तौर पर उसके जेवर, सेब और मार्बल जैसे प्रोडक्ट्स का देश भर में बहिष्कार शुरू हो चुका है। राजस्थान, जो तुर्की के मार्बल का बड़ा उपभोक्ता रहा है, वहाँ भी व्यापारियों ने तुर्की के मार्बल का बहिष्कार कर दिया है। वहीं हिमाचल के बाद अब पूरे देश में तुर्की से आने वाले सेब का भी बहिष्कार हो रहा है। अजमेर में भी फल विक्रेता तुर्की से आने वाले सेब और दूसरे फलों का बहिष्कार कर रहे। फल विक्रेताओं का कहना है कि जो देश आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान का साथ देगा, उसके साथ कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद सेब जो वहाँ से आता था उसको पूरी तरह बैन कर दिया गया है। इसके अलावा कीवी वहाँ से आती थी, जो पहले से यहाँ पे बैन है। इसके बाद भी जो भी आगे से और कोई फ्रूट आएगा वो सब बैन कर दिया जाएगा। टर्की की जगह हमारे कश्मीर का एप्पल बहुत चलन में है। कई सालों से वो पिट रहा था, लेकिन अब उसको भी फ़ायदा मिलेगा और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो भी फ्रूट वहाँ से आते थे उन सबको बैन कर दिया गया। राजस्थान के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की को गहरी चोट दी है। उदयपुर के व्यापारियों ने तुर्की से आयात किए जाने वाले मार्बल पर आयात बंद कर दिया है। इंडिया में टर्की से काफी कुछ माल आता है। जो जितना स्टोन इंपोर्ट होता है, ब्लॉक्स इंपोर्ट होते हैं, उसका 70% माल करीब करीब टर्की से आता है। और उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति ने सर्वमान्य से हमने निर्णय लिया है कि जो भी टर्की से इंपोर्ट आ रहा है, वो जब तक टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है तब तक हम उसको टर्की से जो आने वाले माल को हम स्वेच्छा से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे।
क्योंकि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन कंट्री है उसका पूरी दुनिया में किसी ने सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान का, और टर्की खुलकर टर्की का सपोर्ट कर रहा, पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। तो हमने हमारे सभी सदस्यों से मिलकर सर्वमन्य से निर्णय लिया है कि हम अब नेक्स्ट कोई भी कदम हो जब तक हम इंपोर्ट टर्की से नहीं करेंगे। चलिए इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल अभी लेता है। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। हवाई जंग में हारा, अब पाक को प्रोपेगेंडा वॉर का सहारा। पाक आर्मी का दावा हवा हवाई, ख्वाजा आसिफ ने हद पिटवाई। If we say 5 aircraft have been shot down, that means 5 aircraft have been shot down. It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. पाकिस्तानी आवाम मांग रही राफेल गिराने का सबूत, शहबाज को कोस रही मत बोलो इतना झूठ। और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए, किधर है वो जहाज? पाक में शहर शहर ब्रह्मोस की निशानी, सबूत दे रहे खुद पाकिस्तानी। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। पाक भूल गया कि सोशल मीडिया का जमाना है, सच कितना भी छिपाओगे निकल कर सामने ही आना है। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया। मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। भारत पाकिस्तान के जंगी इतिहास में चौथी बार ऐसा मौका आया है जब पाकिस्तान फिर से पिटा है, जंग में हारा है और हार छिपाने के लिए पाकिस्तान अपना वही पुराना प्रोपेगेंडा वॉर वाला पैंतरा आजमा रहा है ताकि वो अपनी आवाम को बरगला सके और वही जंग में जीत की झूठी कहानी सुना सके। लेकिन पाकिस्तान भूल गया है कि ये 21वीं सदी है। हर शख्स के हाथ में मोबाइल है जिसमें वो सोशल मीडिया है जहां पर कुछ न छुपाया जा सकता है न काबू किया जा सकता है। यहाँ सच और झूठ दोनों बिकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान सरकार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत के 5 राफेल मार गिराए हैं, लेकिन सबूत के तौर पर राफेल का मलबा मीडिया को नहीं दिखाया। अब प्रोपेगेंडा वॉर के तहत पाकिस्तान आर्मी के आईटी सेल सोशल मीडिया पर एआई की मदद से ऐसी फेक तस्वीरें अपलोड कर रहा है जिसे देखकर आपको हंसी आ जाएगी। इस तस्वीर में क्रैश राफेल को एक ट्रक पर लादा दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत में राफेल को किसी ट्रक पर लादना मुमकिन नहीं है। राफेल की लंबाई करीब 15.3 मीटर और चौड़ाई 10.9 मीटर होती है, जिसे किसी छोटे ट्रक पर लादा नहीं जा सकता। क्यों हंसी नहीं रुक रही ना? अब राफेल पर पाक आर्मी का दावा सुनकर आप और जोर से हंस पड़ेंगे, जो ये दावा कर रही है कि उसने 5 राफेल मार गिराए। लेकिन जब सबूत मांगा गया तो भारतीय न्यूज चैनलों की क्लिप दिखा दी। It's very strange that the Indians are saying that we have not lost any aircraft. If we say 5 aircraft have been shot down, that means 5 aircraft have been shot down. ऐसा ही कुछ हवा हवाई दावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी किया। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ से जब एंकर ने सवाल किया पाकिस्तान भारत के 5 राफेल जेट मार गिराने का दावा कर रहा है तो सबूत कहाँ है? इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा सारे सबूत इंडियन सोशल मीडिया पर हैं। It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. जरूर ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर यही ट्रक वाली फर्जी तस्वीर देखी होगी, लेकिन मजे की बात यह है कि अपने रक्षा मंत्री की बात पर खुद पाकिस्तान के लोगों को भी यकीन नहीं है। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ है वो 5 राफेल का मलबा जिसे पाक आर्मी ने मार गिराया है। वहीं एक पाकिस्तानी नागरिक ने तो पाक आर्मी के प्रोपेगेंडा वॉर की पखिया उधेड़ दी। इस पढ़े लिखे पाकिस्तानी नौजवान ने ऑपरेशन सिंदूर की वो सच्चाई बयां की जिसे पाक आर्मी और सरकार छिपाने की पुरजोर